अब सुनामी जब आती है ना बेटा, तो उसमें होता क्या है? नंबर वन, सबसे पहले तो जो बड़ी बड़ी मैन मेड बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, और जो हमारे बड़े बड़े आर्ट हमारे हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हमारे पास ये है वो है, वो सब पानी के बहाव में बहकर कचरा बन जाता है। यानी कि सबसे बड़ा नुकसान तो प्रॉपर्टी का होता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर जान जाती है। अब ये कॉमन सी बात है ना बेटा, आप सोच के देखो, अगर 10 माले ऊंची जितनी लहर समुद्र से उठकर आपकी तरफ आ रही है, तो आप कितनी भी अच्छे स्विमर हो, इंटरनेशनल लेवल पर आपने बैक टू बैक गोल्ड ही जीता हो, आप उस लहर के सामने स्विम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। यानी कि एक साथ लाखों जिंदगियां खत्म होने वाली है। अगर आप बच भी गए तो आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी, यानी कि फाइनेंशियल लॉस होगा बहुत बड़ा। नेक्स्ट, जितने भी पेड़ पौधे हैं, अरे जब कंक्रीट का बना हुआ, जिसपे हम छाती ठोककर बोलते हैं ये बिल्डिंग 100 साल तक कुछ नहीं होगी, अर्थक्वेक झेल सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जब वो बिल्डिंग खत्म हो जाती है तो पेड़ पौधों की क्या औकात है? सब कुछ उखड़ के बाहर आ जाएगा और सब कुछ डिवास्टेटेड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अगर ये सुनामी कोई माउंटेनियस इलाके की तरफ बढ़ चलती है, दैट इज कि एक सी शोर है, सी शोर को लग के ही वहां माउंटेनियस या हिली इलाका है, तो जब ये पानी उस हिली इलाके से टकराएगा ना बेटा, तो वहां पर जो मड है, जो सॉइल है, वो पानी के इतने बड़े बहाव को झेल नहीं पाएगा और वो पूरी की पूरी जमीन खिसक जाएगी, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड के नाम से जानते हैं, यानी जमीन का खिसकना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर जो डैमेज है, यानी कि जहां पर शिप्स आके हॉल्ट होती हैं, जहां पर बड़े बड़े कार्गो वेसल आके, क्रूज आके हॉल्ट होते हैं, वो सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और ये तो कॉमन है, अंडरस्टूड है कि जब 10 माले या 12 माले जितनी ऊंची पानी की लहर बैक टू बैक आपके पीछे आ रही है, तो इसके सामने कुछ नहीं बचने वाला है। इसीलिए सुनामी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवास्टेटिंग डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर आप कभी भी कोई थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है बहुत तेज बारिश हो रही है और उस बारिश में बिजली कड़क रही है, और उसमें अगर आपको बचना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको कभी भी एक ओपन ग्राउंड पे खड़ा नहीं होना है कि मैं बिजली देखूंगा, मैं बारिश को एंजॉय करूंगा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज जितना ओपन ग्राउंड होगा उतने ज्यादा चांसेस है बिजली के वहां गिरने के। नेक्स्ट, किसी भी पेड़ के नीचे, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे, स्ट्रीट लाइट के नीचे, टेलीफोन पोल के नीचे ऐसा कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और उसको अट्रैक्ट कर सकता है, उससे जितना दूर हो उतना दूर चले जाए। नेक्स्ट, अगर आप ग्रुप में हैं तो एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में कम से कम 6 से 7 फुट की दूरी मेंटेन रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पे बिजली गिरी और मेरे आजू बाजू में लोग चिपक के खड़े होंगे या झुंड में खड़े होंगे तो उन सब पे गिरने का चांसेस है, इसीलिए 6-6, 7-7 फुट की दूरी पर खड़े रखें। नेक्स्ट, ऐसे समय में स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में, या आपके पास टेरेस पूल है तो टेरेस पूल में, नदी में, लेक में, कहीं पर भी नहीं जाना है। ना बोट लेकर, ना अपनी शिप लेकर, ना कोई आपका XYZ ट्यूब लेकर। नेक्स्ट, जहां तक हो आप कोई ठोस कंक्रीट, आपके सिर के ऊपर मजबूत कंक्रीट का कोई सामान हो, यानी कि कोई बिल्डिंग के अंदर चले जाइए, या तो कोई गुफा है, या तो कोई एक ऐसा मजबूत ऊपर पत्थर हो जिसपे अगर बिजली गिरेगी भी तो पत्थर नहीं फूटेगा, यानी कि इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बिजली के इस झटके को सहन कर सके, वो आपको उसके अंदर शेल्टर लेना है। और जहां तक हो सके बेटा, किसी भी प्रकार का कोई भी XYZ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस टाइम पे चालू ना करें।
इसीलिए जब बिजली गिरती है, बिजली कड़कने वाली होती है ना, तो फॉरेन के अंदर उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कर दी जाती है, पूरा का पूरा पावर ग्रिड बंद कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। और वहां पर 15 फीट का भी डिस्टेंस मेंटेन करने को कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टेडियम में हो, अब स्टेडियम में आप फॉर एग्जांपल मैच देख रहे हो और अचानक से मौसम में परिवर्तन आ जाए और आप में भगदड़ मच जाए, तो अब वहां पर तो आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। तो जितने लोग निकल पाए वो ठीक, और जो बच गए या जो नहीं निकल पाए वे लोग एक से दूसरे आदमी के बीच में 15-15 फुट का गैप रखते हैं, ताकि कि वो बच सके। मैंने तो आपको 6 फुट ही बताया, बिकॉज भारत की आबादी देखकर 15 फुट करने जाएंगे तो हो गया काम पूरा। इसीलिए यहाँ पर 6 फुट का एक काम चलता है। एक सोशल डिस्टेंसिंग भी है तो 6 फीट की आपको रखनी है। और लास्ट, इस टाइम पर आपको पैनिक नहीं होना है, दैट इज डरना नहीं है कि हे भगवान क्या हो गया, क्या होगा, हमारे को कौन देखने आएगा। सब शांति रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, बिकॉज ये एक नेचुरल कैलामिटी है। आप ना सामने वाले को दोष दे सकते हो, ना आप अपने आप को कुछ कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, दैट इज की शांत रहने से ही इस चीज से हम बाहर निकल पाएंगे। इस तरीके से बेटा, फ्लड हो, फेमाइन हो, अर्थक्वेक हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, लाइटनिंग हो, थंडर स्टॉर्म हो, कुछ भी हो, आपको एक बात समझ के चलनी है कि नेचुरल डिजास्टर्स को रोका नहीं जा सकता, ना उसे हम टाल सकते हैं। हाँ, हम उसे प्रेडिक्ट करके वेल इन एडवांस प्रिपेयर हो सकते हैं, ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। और जो चीजें आज हम कर रहे हैं ना, आई नो बेटा, मैं बोल रहा हूं, मैं पिछले 12 साल से बोल रहा हूं, असर पढ़ना होता तो पढ़ चुका होता, लेकिन नॉट टू वरी, मेरी ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है कि एज अ टीचर मैं आपको अच्छी बातें सिखाऊं, भले चाहे आप उसको मानो या नहीं मानो। जहां तक होना बेटा, नेचर को संभालने की कोशिश करो, बिकॉज मैं आपको एक स्टेटमेंट रेगुलरली कहता हूं, देयर इज नो फ्यूचर विदाउट नेचर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, आपका ये फ्यूचर विदाउट नेचर उसी गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा नहीं है। बिकॉज जब नेचर बर्बाद होता है ना बेटा, उसके साथ हम सब बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों की रक्षा करो। कुछ नहीं हो सकता तो अगर आप अपने घरों में पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, तो जो आपके एनवायरनमेंट में आस पड़ोस में पेड़ पौधे हैं, उनको आप देखभाल के रूप में डेली पानी दो, उनसे बातें करो, उनका ध्यान रखो। इस तरीके से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी अगर आप देते हो ना बेटा, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है कि सर कल के कल हम पूरी दुनिया बदल देंगे ना। एक छोटा सा बदलाव भी आगे चल के बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन सकता है। By this बेटा, I end this chapter. Please make a note if this is the 5th chapter in our notebook and the 10th chapter of our textbook. और प्लीज मेरी आपसे बेटा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक्सप्लेनेशंस को पहले अच्छे से सुन ले, बाद में नोट्स के पीछे भागे। आंसर रट्टा मार के लर्न करके क्या होने वाला है? आपको 6th स्टैंडर्ड का कोई भी आंसर फिल इन द ब्लैंक्स याद है तो क्या मतलब बना? इसीलिए एजुकेशन को इतना भी मत गिराओ बेटा। वी टेक्स अ ग्रेट पेन टू मेक योर एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। एक ब्लैंक ब्रेन है आपका, उसके अंदर सारा डेटा ट्रांसफर करना है और ऐसे ऐसे शब्दों को हमें चुनना पड़ता है जिसको आप इजीली समझ पाओ। So at least appreciate that by first paying keen attention to what is being explained and later on write the notes and yes, learn them. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। Rest all जो भी है बेटा, if any doubts and difficulties, then please WhatsApp me on the number. Till then, take care of yourself.